हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। आज जो हमने स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक वो है रीजनल किंगडम्स। पहले वाली क्लासेस में हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, तो आज के टाइम में हम लोग देखने वाले हैं रीजनल किंगडम्स। इसका लिंक थोड़ा वहाँ से करेंगे जब हमारा मुगल्स क्या कर रहे थे, डिक्लाइन कर रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो रहा था। तो जब एक स्ट्रॉन्ग पावर कमज़ोर होती जा रही है तो उसकी वजह से और जो अदर पावर्स हैं वो क्या होने लग गई हैं, अपने आप में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग, है ना। जैसे एक फॉरेन पावर है वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगी है। साथ में जो इंडिया में भी तो बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो भी क्या करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सारे किंगडम्स को हम रीजनल कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहला है हमारा बंगाल, और बंगाल में जो फेमस पर्सन है उनका नाम है मुर्शिद कुली खान। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल की एस्टैब्लिशमेंट की, मतलब बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से ही अपने पावर का एक्सपेंशन शुरू किया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, और फिर बाद में जाके वो जब कन्फ्लिक्ट में आते हैं, किसके साथ? ब्रिटिशर्स कन्फ्लिक्ट में आते हैं ना, सिराजुद्दौला के साथ। जब जाके टेंशन्स बढ़ती है, फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेडिंग राइट्स को, और जो सिराज थे वो बहुत ही यंग रूलर थे, उन्होंने इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया और फिर कंपनी को कन्फ्रंट किया, जिसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, लेकिन एक्चुअली में ये कभी हुई ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने सिराजुद्दौला को बिट्रे करा था, जैसे मानिक चंद, जगत सेठ, मीर कासिम, है ना। तो ये जो रिजल्ट था बैटल का वो क्या था, पहले ही डिसाइड हो चुका था। ट्रेजेडी अकर्ड, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने एग्जैगरेटेड डिजिट दिखाया है, जो बंगाल के फोर्ट में सफोकेशन के वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। और फिर इसी के बाद उनको एक्सक्यूज़ मिल जाता है सिराजुद्दौला से लड़ने का। बैटल ऑफ प्लासी जून 1757 में होती है, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, जिसको हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट किंगडम है हमारा अवध का। अवध का किंगडम भी हमने बैटल ऑफ बक्सर के रेफरेंस में देखा था, और यहाँ पे शुजाउद्दौला थे हमारे, जिन्होंने हेल्प की थी मीर जफ़र की। ठीक है, सिटी ऑफ लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हिस्टोरिक किंगडम ऑफ अवध। जो हमारी उत्तर प्रदेश की आज की कैपिटल है लखनऊ, वो भी उस टाइम पे क्या थी, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अवध में आती थी। ठीक है, फाउंडर कौन है अवध के? सादत खान, जिनको बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, पहले उनको सूबेदार अपॉइंट किया गया था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह पढ़ के आए हैं हम लोग पीछे, तो मोहम्मद शाह ने स्टार्टिंग में उनको गवर्नर अपॉइंट किया था, लेकिन जैसे जैसे किंगडम ऊपर वाली पावर वीक हुई, तो इसके बाद ये सूबेदार्स ने भी अपने किंगडम को फ्री इंडिपेंडेंट करवा लिया। सादत खान के बाद जो नेक्स्ट उनके प्रेडिसेसर होते हैं, मतलब जो नेक्स्ट आने वाले सक्सेसर हैं, प्रेडिसेसर नहीं सक्सेसर्स हैं, वो है सफदरजंग, उसके बाद शुजाउद्दौला, असफुद्दौला, वाजिर अली खान और सादत अली खान। ये पूरी क्रोनोलॉजी है। ठीक है, शुजाउद्दौला ही वो पर्सन है ये यहाँ पे, जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। बाद में इनको भारी कंपनसेशन ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ा था। ठीक है, असफुद्दौला वो पर्सन है जिन्होंने कैपिटल को फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जब बैटल ऑफ बक्सर में हार जाते हैं बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, तो उनको क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अवध के इनको शुजाउद्दौला को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करनी पड़ती है, जिसके अंडर उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड शुजाउद्दौला। तो ये हमारा अवध था। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हैदराबाद। हैदराबाद का मेंशन हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, कार्नेटिक वॉर्स में, है ना। यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया था, एक साइड फ्रेंच ने ले ली और एक साइड ब्रिटिशर्स ने। हैदराबाद के जो फाउंडर है उनका नाम है चिनकिलिच खां, 1724 से 48। इनको निज़ामुल मुल्क भी बोला जाता है, और ये फेमस है क्योंकि इन्होंने किसकी हेल्प
किसको कन्वे करने की कोशिश की थी? फारूक सियार, फारूक सियार नहीं, कौन से किंग को कन्वे करने की कोशिश की थी कि मिलके सैयद ब्रदर्स को मारते? मोहम्मद, हाँ मोहम्मद शाह को, ठीक है। मोहम्मद शाह को कन्वे करने की मतलब उनको समझाने की कोशिश की थी कि हम लोग मिलके सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं, क्योंकि बाद में कभी ना कभी वही लोग हम पे हावी हो जाएंगे। तो कंडीशन का फ़ायदा मोहम्मद शाह ने नहीं उठाया, जिसके बाद ये फ्रस्ट्रेटेड होके अपने टेरिटरी में वापस आते हैं और वापस आने के बाद अपने एरिया को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं असफ जाह डायनेस्टी। निज़ाम के डेथ के बाद डेक्कन क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ पावर स्ट्रगल। जब एक किंग मर जाता है तो उसकी पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो इसीलिए डेक्कन में निज़ाम की डेथ के बाद पावर स्ट्रगल शुरू होता है, जिसमें एक कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश, दूसरे को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच, ऊपर से मराठास भी आने वाले होते हैं, क्योंकि हमने जब मैप बनाया था तो देखा था ना, ऊपर मराठास और फिर निज़ाम के खुद के बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रंस में ये क्या है, टसल शुरू हो जाता है। मुगल एम्परर ने क्या है, मुबारिस खान को वाइसरॉय ऑफ दक्कन अपॉइंट किया, लेकिन दक्कन पे कौन अपना कंट्रोल करवाना चाहता था? चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां के बीच में और मुबारिस खां के बीच में बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा। खेड़ा आ गया, ये रही खेड़ा, खेड़ा बात कर रहे थे ना, तो ये मुबारिस खां के बीच में और चिनकिलिच खां के बीच में होती है। यहाँ पे चिनकिलिच खां मुबारिस खां को मार देते हैं और फिर अपनी नई डायनेस्टी शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हमारा ये रहा, और खुद का एक टाइटल ले लेते हैं अपने आप को, जिस टाइटल का नाम है असफ जाह, ठीक है। हैदराबाद के बाद है हमारा मैसूर। मैसूर हमने देखा था किसके ऊपर है? केरला, ट्रैवनकोर के ऊपर था और मराठास के बीच नीचे है, तो मतलब दोनों के बीच में है। यहाँ पे क्या हुआ? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जंक्शन के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन, मतलब जहाँ पे दोनों ज्वाइन होते हैं उस एरिया पे ये लोकेटेड है, कर्नाटका, ठीक है, मॉडर्न डे कर्नाटका। पहले क्या था? मैसूर एक वोडियार डायनेस्टी के अंडर आता था, जो कि एक हिंदू डायनेस्टी है। इसमें फिर क्या आता है? एक पर्सन है हैदर अली, वो पहले यहाँ पे सिपाही की तरह काम करते थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंट थे, तो धीरे 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 करके वो क्या करते हैं? पावर में राइज होते हैं और फिर वोडियार डायनेस्टी को रूल के ख़त्म करके अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिखा हुआ, हैदर अली टुक कंट्रोल ऑफ हिज टेरिटरी सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। अब जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे उनका शुरू से ही इंक्लाइनेशन था फ्रेंच की तरफ, ठीक है, तो इनका इंक्लाइनेशन है फ्रेंच की तरफ, तो ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। ब्रिटिशर्स को यही खतरा रहता था कि ये फ्रेंच के साथ मिलके हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं, जिनका टाइमलाइन है 1766 से 69, फर्स्ट का टाइम है, सेकंड का है 70-80 से 82, थर्ड का 90 से 92 और फोर्थ का 1799। फर्स्ट जो एंग्लो वॉर होती है उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आता है। अगर यहाँ पे चार्ट बनाए हम तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ब्रिटिशर्स निज़ाम ऑफ हैदराबाद के और मराठास के साथ मिलके अगेंस्ट में जाते हैं, किसके? हैदर अली के, लेकिन हैदर अली क्या करता है? उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब बीच में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ब्रिटिशर्स का और टीपू का नहीं, हैदर का, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर में कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता, तो देयर वॉज नो आउटकम फ्रॉम द फर्स्ट वॉर, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। बैटल को ख़त्म करने के लिए हर बार ये लोग कुछ ना कुछ ट्रीटी करेंगे, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हो रही है ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड में क्या होता है? सेकंड ट्रीटी में हैदर अली की डेथ हो जाती है वॉर के टाइम पे ही, और अब पावर कौन कंट्रोल करेगा? टीपू सुल्तान। तो सेकंड वॉर में हैदर अली डाइड।
इलनेस की वजह से, और फिर अब पावर चली गई है टीपू सुल्तान के हाथ में। यहाँ पे जो ट्रीटी हो रही है उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टीपू सुल्तान को थोड़ा बैकलॉग सहना पड़ता है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ब्रिटिशर पेनल्टी के तौर पे क्या ले जाते हैं, टीपू सुल्तान के सन्स को ले जाते हैं और उस पर कुछ वॉर पेनल्टी थोप दी जाती है। ठीक है, तो थर्ड पे ज़्यादा पावरफुल कौन प्रूव हुए हैं, ब्रिटिशर, और टीपू सुल्तान को कुछ पार्ट ऑफ टेरिटरीज भी अपनी देनी पड़ती है। यहाँ पे जो ट्रीटी हुई है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फोर्थ बैटल में आते आते क्या होता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब जब टीपू जो मेन लड़ने वाला है, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, उसी की डेथ हो गई है, तो विक्टोरियस कौन है, ब्रिटिशर। और ब्रिटिशर वापस से जो पहले डायनेस्टी थी ना, वोडियार डायनेस्टी को रिस्टोर करते हैं, उनके साथ अलायंस साइन करेंगे और उनको एक पपेट रूलर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैसूर की कहानी थी। आगे आता है हमारा सिख। ठीक है, सिख में टोटल हमारे कितने गुरु हैं, हाँ, टोटल 10 है। फर्स्ट के नेम क्या है, हाँ, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया था, 9th सिख गुरु जो हमारे गुरु तेग बहादुर है उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब उनको मरवा दिया था। जिसके बाद जो हमारे 10th सिख गुरु है, जो लास्ट है, क्या नाम है उनका, गुरु गोबिंद सिंह ने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट। इसीलिए हमने जहाँ पे जब पढ़ा था लेटर मुगल्स में, तो बहादुर शाह में देखा था कि बहादुर शाह चाह रहा था कि भाई सिख के साथ उनके जो रिलेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन बंदा बहादुर ने रेजिस्टेंस करना नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यूसली उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट करते करते ही मर जाते हैं। ठीक है, 1708 में बंदा बहादुर अज्यूम करता है लीडरशिप ऑफ सिख्स, मतलब गुरु गोबिंद सिंह के बाद हमें कोई और गुरु देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सिख की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बंदा बहादुर। स्ट्रॉन्ग किंगडम, सिख का स्ट्रॉन्ग किंगडम एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट जाता है महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, टोटल 12 मिसल्स है, मतलब 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उसमें से जो सबसे पावरफुल ग्रुप है वो है शुक्रचर्या मिसल। तो इसी शुक्रचर्या मिसल से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह पावर में रहे, ब्रिटिशर्स ने पंजाब को ऑक्यूपाई नहीं किया। इनकी डेथ होने के बाद देखो 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ होने के बाद कुछ ही सालों के अंदर देखो 49 तक जो सिख है, सिख किंगडम है, वो चला जाता है ब्रिटिश पोजेशन के अंदर। ठीक है, मतलब जब तक रंजीत सिंह थे ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद कोई इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए, जिस वजह से सिख किंगडम भी कहाँ चले जाता है, ब्रिटिश पावर के अंडर। टोटल 2 एंग्लो सिख वॉर होती हैं। फर्स्ट का टाइम है 1845 से 46 और दूसरे का टाइम है 48 से 49। जो फर्स्ट वाली है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर, मतलब यहाँ पे जो बैटल हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंडिंग पे लाने के लिए ट्रीटी की गई, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। यहाँ पे कोई ट्रीटी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली वो विक्टोरियस प्रूव हो चुके थे। कौन, ब्रिटिशर। तो जब ये विक्टोरियस हो गए हैं तो इनको ट्रीटी करनी नहीं है, लेकिन अगर ये हार जाते थे या फिर वॉर का कुछ रिजल्ट नहीं आता था तो ये ट्रीटी साइन कर लेते थे। ठीक है, अब है लास्ट में हमारे मराठास। कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवास। पेशवास की जो पोजीशन है वो किसके सेम है, प्राइम मिनिस्टर के सेम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मुगल्स को मालवा, गुजरात और कहाँ से, डेक्कन के आसपास वाले एरिया से अपरूट कर दिया और अपना कंट्रोल वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, छत्रपतिस थे वो क्या करते थे, पेशवास की हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे। ठीक है, तो पेशवास में, मराठास में जो 2 इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हो गई वो है एक पेशवास की और एक है छत्रपतिस की।
ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि बहुत फेमस है, 1761 में हुई है। यहाँ पे क्या है, मराठास अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। इससे पहले 2 बैटल और हुई है। फर्स्ट बैटल है बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, और सेकेंड बैटल है बिटवीन अकबर एंड हेमू। ठीक है। फर्स्ट बैटल के बाद ही इंडिया में मुगल डायनेस्टी का स्टार्टिंग होती है, जिसके बाद बाबर आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां। ठीक है। क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ पावरफुल मराठा स्टेट गोज टू शाहजी भोसले एंड हिज सन शिवाजी। तो मतलब हमारे शिवाजी महाराज के बारे में हमने सुना हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग किंगडम एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट शिवाजी और उनके आगे आने वाली जनरेशन्स को जाता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है किसके बीच में, औरंगजेब के बीच में और शिवाजी के बीच में। यहाँ पे औरंगजेब लिखा हुआ है, लेकिन औरंगजेब के बदले उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका नाम है जय सिंह, वो साइन करता है शिवाजी के साथ ट्रीटी, और फिर शिवाजी को अपने महल में बुलाया जाता है। जय सिंह के कन्वे करने पर शिवाजी आते हैं, लेकिन औरंगजेब उनके साथ इल ट्रीट करता है और उनको कैप्चर कर लेता है, शिवाजी और उनके बेटे को। ठीक है। फिर वहाँ से जो ग्रेट एस्केप होता है, वो फ्रूट की बास्केट में छुप के जाते हैं, तो वो वाला एपिसोड हमें देखने को मिलता है। ठीक है। 1674 में जब यहाँ से रिटर्न हुए, यहाँ से रिटर्न होने के बाद शिवाजी अपने आप को रायगढ़ का महाराजा घोषित करते हैं और फिर छत्रपति का टाइटल अपने नाम करते हैं। ठीक है। 3 एंग्लो मराठा वॉर होती हैं, जिसमें 1775 से 1782 तक फर्स्ट वॉर है, फिर 1803 से 1806 तक सेकंड है, और 1817 से 1818 तक थर्ड है। फर्स्ट वाली में जो ट्रीटी हो रही है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है? हाँ, सेकंड पे हो रही है ट्रीटी ऑफ बसीन। थर्ड में होगी कोई ट्रीटी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स मराठास के टेरिटरी को सीड मतलब ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। ये था हमारा रीजनल किंगडम्स का पार्ट। अब एक और पॉलिसीज़ देख लेते हैं जो क्या आती है, ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। जैसे लड़ाई करके, लॉज लाके तो इन्होंने किया, लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स थे जिससे ये इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है। देखें 4-5 पॉलिसीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पॉपुलराइज किसने किया, वाइडली यूज किसने, ये फाउंडर नहीं है इस पॉलिसी के, इन्होंने पॉपुलराइज किया है। कौन है? डलहौजी। ठीक है। गवर्नर जनरल कब से कब तक है? 1848 से 1856 तक। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, अगर कोई किंग है, उसका कोई लीगल एयर नहीं है, मतलब कोई सगा बेटा नहीं है, तो उसको अपनी टेरिटरीज, अपना किंगडम गंवाना पड़ता था। ठीक है। अडॉप्टेड सन है, पहले तो इन्होंने अलाउ किया कि भाई अडॉप्टेड सन क्या है, इनकम को, रेवेन्यू को रख सकता है। बाद में अडॉप्टेड सन को बिल्कुल ही मना कर दिया कि ना आप रेवेन्यू को रख सकते हो, ना ही आप टेरिटरीज को अपने पास रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एज पर दिस एनी अडॉप्टेड सन ऑफ द इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज अ हेयर टू द किंगडम। वारिस नहीं माना जाएगा उसको किंगडम का। ठीक है। जिसकी वजह से इंडियन रूलर्स, बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने क्या किया, अपनी टेरिटरी को खो दिया। जैसे नाना साहेब, तभी वो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। झांसी की रानी कोझिकोडे, कोयिकोडे 1806 केरला में है। सतारा महाराष्ट्र, उदयपुर 1852, झांसी और नागपुर जैसी बहुत सारी किंगडम्स ने अपना क्लेम खो दिया अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट होने का मेन रीजन भी यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस या फिर सबऑर्डिनेट अलायंस। इसके हिसाब से क्या होता था, अगर कोई किंग ब्रिटिशर से हार जाता है तो उसको सब्सिडरी अलायंस साइन करनी पड़ती थी, और इस सब्सिडरी अलायंस के अंडर क्या होता था कि जो किंग है वो अपने खुद की आर्मी नहीं रख सकता, उसको जो भी आर्मी की नीड है वो कौन फुलफिल करेगा, ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिशर्स उसको आर्मी सप्लाई करेंगे, बदले में उस किंग को
आर्मी की मेंटेनेंस, ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए टाइम टाइम पे पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता उनकी डिमांड्स को, रेवेन्यू डिमांड्स को, तो उसको अपनी टेरिटरी खोनी पड़ेगी। और साथ में ही वो किसी और अदर किंगडम्स के साथ, खासकर यूरोपियन पावर्स के साथ बिना ब्रिटिशर की मर्जी के कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे क्लॉजेस क्या थे, इसी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर आते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है कि भाई एक ब्रिटिश रेजिडेंट परमानेंटली उस किंग के कोर्ट में स्टेशनड होगा, मतलब कि एक तरह से निगरानी रखने का काम वो करेगा। मैसूर, हैदराबाद, मैसूर जैसे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वोडिया डायनेस्टी को दे दिया ना, तो उनसे सब्सिडरी अलायंस ही साइन किया गया था। तंजौर, अवध, पेशवा मराठास, सिंधिया और फिर गायकवाड़ मराठास के साथ भी ये सारी अलायंस सेटअप हुई है। ठीक है, तीसरा सिस्टम देख लेते हैं, विदाउट वॉर, बिना वॉर लड़े जब उनसे क्या है स्टेट्स को छीन लिया गया, मतलब एनेक्सेशन करा गया। तो पहला है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, 1765 से 1813 के बीच में इसको साइन किया गया है। यहाँ पे क्या था, कंपनी के फ्रंटियर्स हैं उनको क्या है बफर जोन बना दिया गया, मतलब जैसे कंपनी की टेरिटरी है उसके आसपास और भी किंगडम्स होंगे, तो क्या थे वो उन किंगडम्स को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे थे। तो कुछ भी वॉर होगी वो उस बफर जोन्स में आगे होगी ना, तो उनका जो मेन कैपिटल है, ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर है, वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड रह पाएगा। जनरल ये क्या कर रहे हैं, नेबर्स का यूज़ करके, नेबर्स के बॉर्डर का यूज़ करके अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अवध को बफर स्टेट बनाया गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में अवध भी तो हार गया था। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ मिस गवर्नेंस, 1848 से 56। जैसे अवध को पहले बफर स्टेट बनाया, बाद में अवध को ये कह के ऑक्यूपाई कर लिया गया कि भाई यहाँ का रूलर इतना कैपेबल नहीं है, यहाँ का रूलर में वो एफिशिएंसी कैपेसिटी नहीं है कि वो अवध में बढ़िया तरीके से गवर्नेंस कंडक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इंडियन रूलर से उनकी टेरिटरी को छीन लिया गया। वो माना जाता था अवध ऐसा कि भाई अवध का रूलर, लेकिन जब अवध के रूलर को हटाया गया पोजीशन से तो वहाँ की जनता ने बहुत विद्रोह किया, बिकॉज ही वॉज द वेरी लव्ड रूलर। ठीक है, जनता उसको बहुत पसंद करती थी। इनको मिसकंसेप्शन था कि भाई जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट, विद्रोह किया। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, यहाँ पे क्या बोला गया, इंग्लिश ने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये जो दोनों पॉलिसी है इनको मेजरली अफगानिस्तान के साथ यूज़ किया गया। ठीक है, बोला कि अफगानिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और फिर इसीलिए इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव को उनके कोर्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व भी मतलब थोड़ी बहुत इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया कि भाई प्राउड रिजर्व के हिसाब से जो भाई हम तुम पे क्या करेंगे, एक तो ये पहले अफगानिस्तान को क्या करते थे, नीची नज़रों से, मतलब उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स में क्या है करेंगे नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, कहने की बात थी। लेकिन एक्चुअली ये खुद भी अफगानिस्तान की साइड वाले एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में जितने भी अटैक हो रहे हैं वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड से ही इन्फ्लुएंस होके हो रहे हैं। और नॉर्थ वेस्ट साइड का जो एरिया है वहाँ से मुस्लिम्स इन्वेजन हो रहे हैं हमारे, है ना, मंगोल इन्वेजन हो रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग उसके एरिया को ऑक्यूपाई करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दिखाना तो है ना कि हम सुपीरियर हैं, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम तुम्हें यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, हम तुम पे कब्जा नहीं करेंगे, हम तुम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये अपने आप को खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, चलो आज की क्लासेस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।